नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिंदुस्तान का दम आज दिखाना चाहता हूं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आज से गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हो गई। इस बार का डिफेंस एक्सपो बेहद खास है। इस बार डिफेंस एक्सपो में सिर्फ मेड इन इंडिया मिसाइल हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। दुनिया भर के लोग डिफेंस एक्सपो में शामिल हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपो में दुनिया आत्मनिर्भर भारत का दम देख रही है। देश में तैयार सैन्य उपकरण, एडवांस और डेडली मिसाइल हथियार, दुनिया भारत की पहचान बुलंद हो रही है। दुश्मन देशों की नींद उड़ रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे नया हिंदुस्तान नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। हमेशा हथियार इंपोर्ट करने वाला भारत हथियारों के एक्सपोर्टर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। मैं इसके बारे में बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खास रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपना गैर गांधी अध्यक्ष चुन लिया है। इस काम को करने में कांग्रेस को 24 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। लंबे वक्त के बाद कांग्रेस विपक्ष के वार झेलती रही। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार के कब्जे का आरोप झेलती रही। आज कांग्रेस पार्टी ने सबको जवाब दे दिया। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, देश के भारतीय दलित राजनेता के हाथ में कांग्रेस की कमान के मायने क्या हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। पाकिस्तान कई बार अपनी फजीहत खुद करवाता है। ऐसा मौका दुनिया के मंचों पर कई बार देखने को मिलता है। नया मामला वर्ल्ड हेल्थ सेंटर समिट में देखने को मिला। बर्लिन में हुए वर्ल्ड हेल्थ समिट में पाकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर ने खुद अपनी पोल खोल दी। कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। क्या है ये बेइज्जती, पूरी खबर आपको दूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हुई। यह परंपरा से हटकर है। ये डिफेंस एक्सपो कई मायनों में बेहद खास है। मैं इसकी हर खासियत के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। ये डिफेंस एक्सपो 22 अक्टूबर तक चलेगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी नए भारत के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज इस बेहद खास डिफेंस एक्सपो के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को यही संदेश दिया, ये नया भारत है जो आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भी भारत पीछे नहीं रहने वाला। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया हिंदुस्तान में रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अपनी पहचान बुलंद करेगी। इसकी झलक आज गुजरात के गांधीनगर में देखने को मिली है। गांधीनगर के डिफेंस एक्सपो में देश में तैयार बेहतरीन हथियार और रक्षा उपकरण हर किसी को हैरान कर रहे हैं। इसकी धमक पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सावधान है और चीन चौकन्ना है। मेड इन इंडिया हथियारों का दम दुनिया देख रही है। मैं आपको प्रोग्राम की एक झलक दिखाना चाहता हूं, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाया गया है। इस डिफेंस एक्सपो का देश की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट संस्था DRDO की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े रक्षा आयोजन की थीम है पार्ट 2 प्राइड, जिसे इंडिया 75 और आत्मनिर्भर भारत के साथ कनेक्ट किया गया है। डिफेंस एक्सपो में कई तरह के स्वदेशी हथियारों को डिस्प्ले करने के लिए रखा गया
और सबसे बड़ी बात है कि इस बारे में एक्सपो में केवल भारतीय कंपनियों को शामिल होने की इजाजत है। केवल उन विदेशी कंपनियों की जगह दी गई है जिनका यहां हिंदुस्तान में अलग सेटअप है, जिन्होंने यहां इंडियन कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है, जो यहां हिंदुस्तानी कंपनियों के साथ मिलकर हथियारों की रक्षा उपकरण का प्रोडक्शन कर रही है। मैं आपको यहां प्रदर्शनी में लगाए गए कुछ बेहद खास हथियारों के बारे में बताना चाहता हूं। ब्रह्मोस भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से बनाए गए ब्रह्मोस मिसाइल का निशाना अचूक है। ब्रह्मोस अपनी कैटेगरी में सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। एक बार यह मिसाइल चल गया तो फिर से दुश्मन को तहस नहस करके छोड़ता है। डीआरडीओ ने हवा में मार करने वाले अस्त्र मिसाइल को बनाया है। इस मिसाइल को सुखोई और मिग 29 से फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल से 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ढेर किया जा सकता है। तारणी को भी प्रदर्शनी में शामिल किया गया। हथियारों से लैस ये एक ऑटोमेटिक नाव है। इस बोट के फ्रंट में एक छोटी सी मशीन गन लगी हुई है। समुद्री सीमा पर सुरक्षा के लिए इसे काफी खतरनाक हथियार माना जा रहा है। इस बोट को डीआरडीओ ने बनाया है। इस बोट को साबरमती रिवर फ्रंट में उतरकर इसकी ताकत और क्षमता को देश और दुनिया के सामने रखा गया है। LRSAM इस मिसाइल के आगे दुश्मन पानी मांगते हैं। इसे डीआरडीओ और इजराइल की कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है। विशेष तौर पर इसे भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल काफी ज्यादा घातक है। इसका निशाना अचूक माना जाता है। डिफेंस एक्सपो में बोफोर्स तोप को भी शामिल किया गया है। बोफोर्स टैंक का भी कोई जोर नहीं है। इस टैंक के जरिए भारतीय सेना ने कई बार दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। इसे भी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया का परिचय इस भारत के उभरते हुए करवाने का जिम्मा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने कंधों पर लिया है। दुनिया भर के लोग इस डिफेंस एक्सपो में शामिल होने आए हैं। ये डिफेंस एक्सपो गुजरात के साथ हिंदुस्तान की पहचान बुलंद करेगा। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। ये डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक भी है। इतने सारे देशों की उपस्थिति के जरिए विश्व का बहुत बड़ा सामर्थ्य गुजरात की धरती पर जुट रहा है। मैं इस आयोजन में भारत के सभी मित्र राष्ट्रों और उनके प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस भव्य आयोजन के लिए गुजरात के लोगों और विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। देश और दुनिया में विकास को लेकर औद्योगिक सामर्थ्य उसे लेकर के गुजरात की जो पहचान है, आज इस डिफेंस एक्सपो से गुजरात की पहचान को चार चांद लग रहे हैं। एक नई ऊंचाई मिल रही है। किस तरह से नया हिंदुस्तान नई पहचान के साथ उभर रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा आंकड़े रखकर पूरे देश को, दुनिया को समझाया। जिस हिंदुस्तान की पहचान दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर की थी, अब हिंदुस्तान दुनिया के कई देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। हिंदुस्तान से हथियारों को एक्सपोर्ट का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। आज से 8 साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में होती थी। हम दुनिया भर से माल खरीदते थे, लाते थे, पैसे देते रहते थे। लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात
हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है दोस्तों। हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है और आने वाले समय में हमने इसे $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये निर्यात एक्सपोर्ट केवल कुछ उपकरणों तक सीमित नहीं है, केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है। भारतीय रक्षा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। आज दुनिया में भारत की पहचान हथियारों के एक्सपोर्टर के रूप में हो रही है। जाहिर है ये केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की कोशिश ही संभव है। इसके लिए एक और बड़ी पहल सरकार ने की है जो देश आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। सरकार ने अपने रक्षा बजट का 68% हिस्सा देश में निर्मित हथियारों की खरीद के लिए निर्धारित किया है, जो देशी कंपनियों का हौसला बढ़ाने में काफी कारगर सहायक साबित होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के इस फैसले में सहयोग के लिए सेना के अधिकारियों को शुक्रिया कहा है। आपको सुनवाना चाहता हूं कि सेना के अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। भारत ने अपने रक्षा खरीद बजट का 68% भारतीय कंपनियों के लिए निर्धारित किया, ईयरमार्क किया है। यानी जो टोटल बजट है उसमें से 68% भारत में बनी, भारत के लोगों के द्वारा बनी हुई चीजों को खरीदने के लिए हमने ईयरमार्क कर दिया है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये निर्णय इसलिए हुआ है कि भारत की सेना को जो प्रगतिशील नेतृत्व मिला है और सेना में बैठे हुए लोगों के हौसले के कारण ये निर्णय हो पा रहा है। ये राजनीति इच्छा शक्ति से होने वाले निर्णय नहीं है, ये निर्णय सैन्य की इच्छा शक्ति से होता है। और आज मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसे जवान हैं, मेरे सेना के ऐसे अफसर हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो के खास मौके पर ही डीसा एयरफील्ड का शिलान्यास भी किया। डीसा एयरफील्ड का निर्माण गुजरात में ही किया जा रहा है। ये देश की पश्चिमी सीमा को अधिक सुरक्षित बनाएगा। इसके तैयार होने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। डीसा एयरफील्ड निर्माण का फैसला पाकिस्तान की नींद खराब करने वाला है। डीसा एयरफील्ड शो की रील मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसकी अहमियत, ताकि आपको पता चल सके। सबसे बड़ी वायु सेना में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। मां भारती की सीमाओं की श्रेष्ठतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सेनाओं को और अधिक सक्षम और अधिक प्रबल बनाने के लक्ष्य के साथ सामरिक क्षमता विस्तार की दिशा में एक अहम पहल के रूप में गुजरात के बनासकांठा में माननीय प्रधानमंत्री जी बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयरबेस देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4,519 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से गुजरात के आसपास के क्षेत्र में एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लड़ाई के वक्त रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत
उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और डिफेंस एक्सपो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने वाला है, आत्मनिर्भर भारत की पहचान बुलंद करने वाला है। इस मौके प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की नई पहचान को एक नए तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं, आप भी सुनिए। साथियों, देश बहुत तेजी से बदल रहा है, आप भी अनुभव करते होंगे। यही देश कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। इस सामर्थ्य के साथ घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। यह नया भारत है जो नई पहचान के साथ दुनिया के सामने सीना तानकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तय है कि डिफेंस एक्सपो भारत की नई पहचान को आयाम देने का काम करेगा। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद खास रहा है। 24 साल के बाद कांग्रेस को गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष मिला है। 24 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में नतीजे सामने आए। जैसे उम्मीद थी कि मल्लिकार्जुन विजय होंगे, उन्होंने अपनी विरोधी शशि थरूर को 6,825 वोटों से हराया। मल्लिकार्जुन को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को 1,072 ही वोट मिल पाए। नतीजों के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नया जोश देखने को मिला है। यह ऐतिहासिक पल है, उसकी तस्वीर आपके सामने है, जिसे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने जमकर सेलिब्रेट किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे 26 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। मैं आपको कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बारे में कुछ खास बातें राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं। साल 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद पिछले 137 साल में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए 6 बार चुनाव हुए। बाकी वक्त पार्टी अध्यक्ष सर्वसम्मति से पद पर काबिज होते रहे हैं। 24 साल के बाद कांग्रेस को गांधी परिवार के बाहर का कोई नया अध्यक्ष मिला है। गांधी परिवार के सबसे करीबी खास मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े अंतर के साथ अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आखिरी साल 2000 में वोटिंग हुई थी, तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे। सोनिया गांधी को करीब 7,448 वोट मिले थे, जबकि जितेंद्र प्रसाद को 94 वोट ही सिमट गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के पहुंचने वाले खड़गे दूसरे दलित नेता हैं। इससे पहले बाबू जगजीवन राम 1970 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और इस चुनाव में जीत के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। मल्लिकार्जुन के सामने, मोदी ब्रांड के सामने कांग्रेस को खड़ा करने की सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। इस वक्त सिर्फ 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बची है। झारखंड और तमिलनाडु में पार्टी गठबंधन सरकार में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। देश की और कई दिग्गज हस्तियां मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दे रही हैं। जीत के बाद मल्लिकार्जुन ने मीडिया को संबोधित किया है। मल्लिकार्जुन ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। आजादी के 75 साल के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत किया और संविधान की रक्षा की।
आज जब डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। मैं कांग्रेस जनों और देश के लोगों से अपील करता हूं कि देश के हित में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर श्री राहुल गांधी जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। उन्होंने मुझे 1 घंटा पहले मुझसे उन्होंने कहा कि आपको अभिनंदन, आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और मैं एक कांग्रेस के सिपाही के नाते काम करते रहूँगा और आगे बढ़ेंगे सब मिलके, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो पादयात्रा में रहते हुए वो अपना थोड़ा सा समय मेरे लिए उन्होंने फोन पे बिताया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आज की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, कहां, कैसे, पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। पूरी दुनिया के सामने अपनी शेखी बघारने वाला पाकिस्तान कई मौके पर खुद अपनी फजीयत करवाता है। दुनिया के मंचों पर पाकिस्तान की किरकिरी होना कोई नई बात नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। ताजा मामला बर्लिन से सामने आया है। इस बार पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद अपने देश की फजीयत करवाई है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री वर्ल्ड हेल्थ समिट में मंच पर कुछ ऐसा बोल गए, हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती किस तरीके से हो रही है। आप भी देखिए। He issued a religious decree, a fatwa, to the whole Muslim world. Al-Azhar warns against fatwas prohibiting vaccine for children against polio in Pakistan and stresses दुनिया के सामने फिर शर्मसार हुआ पाकिस्तान। एक बार फिर पाकिस्तान ने खुद उड़ाया अपना ही मजाक। एक बार फिर दुनिया के सामने उड़ी पाकिस्तान की खिल्ली। पोलियो को लेकर खुली पाकिस्तान की पोल। पोलियो मुक्त पाकिस्तान या पोलियो ग्रस्त पाकिस्तान। पाकिस्तान का पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम आतंकियों के सामने लाचार। पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर शर्मसार हुआ है। इस बार खुद पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ ऐसा कहा जिससे पाकिस्तान की किरकिरी हो गई। आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जहां बोल रहे थे, ना वो प्लेटफॉर्म छोटा था और ना ही मौका छोटा था। पाकिस्तान ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के बड़े मंच से अपनी बेइज्जती कराई है। उस मंच से जहां 100 से अधिक देशों के 2000 से अधिक दिग्गज मौजूद थे, जहां 141 देशों के 60,000 से अधिक लोग ऑनलाइन जुड़े थे। पाकिस्तान के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में बोलते बोलते पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल की जुबान पर आखिर सच्चाई आ ही गई। been a huge disaster pushing us at least 30 years back. दरअसल जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 16 से 18 अक्टूबर तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में पूरी दुनिया से आए विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न चुनौतियों पर अपने विचार रखे। वहीं एक मौका ऐसा भी आया जब WHO के मन से पाकिस्तान की किरकिरी भी हुई।
been a huge disaster. वर्ल्ड हेल्थ समिट को लेकर जब पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने WHO की मंच से अपने विचार रखे तो ऐसी बात उन्होंने कह डाली कि पाकिस्तान के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं समेत पाकिस्तान सरकार पर ही सवाल खड़े हो गए। इस वर्ल्ड हेल्थ समिट में दुनिया के 100 देशों ने हिस्सा लिया, जहां 2000 से ज्यादा हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद रहे। वहीं पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल के बयान ने सभी को अचंभित कर दिया। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल ने ऐसा क्या कहा कि उनके देश की किरकिरी हो गई, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि वो पाकिस्तान में चल रहे पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में कैसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। Regarding polio, which has and shall remain topmost health priorities of my government, since we recognize this historical opportunity that we have to finally wipe out this disease. My Prime Minister has recently directed to the National Polio Task Force eradicating polio fully, and we are actively working to end this menace. 2 decades ago, polio paralyzed more than 1,000 children in Pakistan every year. Imagine, despite floods, we have managed to vaccinate 33 million children in our August 22 campaign, and also implemented a special polio vaccination round in targeted areas in September in coordination with Afghanistan polio program. The figure of polio cases in Pakistan is now in single digit, which is reflection of our commitment and our consistent support. सुना आपने, पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल पोलियो से लड़ने के बारे में अपनी तारीफों के कैसे कैसे पुल बांध रहे हैं, आंकड़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की हकीकत कुछ और है, और वो हकीकत जानने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, बस पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री की आगे की लाइनें सुननी है। तो जरा सुनिए। Excellencies, we have lost 27 polio workers shot dead by anti-polio terrorists in Pakistan, as they use religion as a tool to ensure that people don't get vaccinated against the disease. Our security forces, putting their lives in danger, continue to provide security cover to the polio workers. Excellencies, during my recent meeting in WHO 69th session at the sideline in Egypt, I met with the more recognized clerk of Islamic world, Mufti Sheikh al-Arab at Al-Azhar University in Egypt, Professor Sheikh Imam Dr. Muhammad Tayyib. On my special request, he issued a religious decree, a fatwa to the whole Muslim world, quote, unquote, quote. सुना आपने, पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने देश में चल रहे पोलियो उन्मूलन अभियान के बारे में क्या क्या खुलासे किए। अब्दुल कादिर पटेल ने जो कहा, उसका मतलब ये है कि पोलियो ड्रॉप लगाने गए स्वास्थ्य कर्मियों को आतंकी मार देते हैं। अभी तक 27 स्वास्थ्य कर्मियों की हत्या हो चुकी है। धर्मांधता की वजह से लोग नहीं लगवाते हैं वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के खिलाफ आतंकी जारी करते हैं फतवा। सेना को घर घर जाकर जबरदस्ती लगानी पड़ती है वैक्सीन। वैक्सीन के पक्ष में मिस्र से दिलवाया गया फतवा। जी हां, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में पोलियो ड्रॉप पिलाने गए स्वास्थ्य कर्मियों पर आतंकी हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, और यहां तक कि पोलियो ड्रॉप ना पिलाने का फतवा भी जारी करते हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की सच्चाई कुछ और है और पाकिस्तान बताता कुछ और है। अब आप जरा ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। दरअसल आज पाकिस्तान एक कंगाल देश है। उसकी अर्थव्यवस्था बदहाल है, जनता महंगाई से जूझ रही है और पाकिस्तान को दुनिया के किसी भी मुल्क से कर्ज नहीं मिल रहा है। ऐसे में जहां भी कोई अनुदान मिलने की आशा होती है,
पाकिस्तान वहीं पहुंच जाता है। तो पाकिस्तान को भी पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए फंड मिलने की आशा है। वो आशा जगाई है बिल गेट्स ने। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दुनिया भर से पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए 1.2 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। फाउंडेशन ने रविवार को एक बयान में कहा, इस पैसे का इस्तेमाल 2026 तक वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की रणनीति को पूरी तरह लागू करने के लिए किया जाएगा। बस पाकिस्तान को इसी फंड का लालच है। He issued a religious decree, a fatwa, to the whole Muslim world. Al-Azhar warns against fatwas prohibiting vaccine for children against polio in Pakistan and stresses As Mark shared, our foundation is pledging $1.2 billion in support of the Global Polio Eradication Initiative. In recent months, the media has been paying more attention to polio because of its reappearance in places like the United States and the United Kingdom. But a committed group of people have been paying attention for decades. It's horrifying to see children paralyzed by a disease that's totally preventable. Polio is a stark illustration of health inequity. There is something incredibly unjust about kids facing a disease that has been nearly wiped out in every part of the world except in their country. The campaign to end polio also means so much to me because it shows what we can achieve when we work together. The number of annual polio cases has fallen from 350,000 a year in 1988 to less than 1,000 a year today. Eradication is very close. Finally, there's the fact that the tools designed to combat polio have proved vital to fighting other diseases, including COVID-19. Investing in the fight against polio means stronger health systems for everyone. So we've come a long ways, but polio is still a threat. Together, we can end that threat forever if we choose to. I'm grateful to the people of Germany for their strong support of polio eradication efforts. Now it's up to all of us to get the job done. यहाँ आपको ये बताते चले कि बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अलावा 5 और संस्थाओं ने पोलियो उन्मूलन के लिए फंड देने की बात कही है। ये संस्थाएं हैं द ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रोटरी इंटरनेशनल, द US Centers for Disease Control and Prevention, यूनिसेफ। फंड की उम्मीद में कंगाल हो चुका पाकिस्तान कुछ भी करेगा। खुद को लाचार दिखाकर उसने अपने F-16 फाइटर प्लेन की देखरेख के लिए अमेरिका से करोड़ों रुपए लिए, फिर बाढ़ की लाचारी दिखाकर भी अमेरिका से पैसे लिए। अब पोलियो का रोना रोकर एक बार फिर से पाकिस्तान फंड की उम्मीद लगाए बैठा है। तो आइए आपको पाकिस्तान में पोलियो की हकीकत से रूबरू कराते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन अभियान खतरे में है। पाकिस्तान के कई इलाकों में पोलियो के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ मई-जून महीने में पाकिस्तान में पोलियो के 8 मामले सामने आने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है। एक तरफ जहां दुनिया का 99% हिस्सा पोलियो से मुक्त हो गया है, वहीं पाकिस्तान में 2014 से ही पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस बीमारी के फैलने के पीछे
सबसे बड़ी वजह लोगों में वैक्सीन को लेकर आशंकाएं हैं। लोग बिना टीका लगवाए ही उसकी नकली निशान दर्ज करा लेते हैं। पाकिस्तान अभी पोलियो के नाम पर फंड की उम्मीद में बैठा है। दरअसल पाकिस्तान में कोई भी मुसीबत आती है तो वहां के हुक्मरानों को वैश्विक स्तर से मिलने वाले फंड दिखाई देने लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस फंड का क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है। इस मामले में पाकिस्तान कई बार जलील भी हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान भीषण बाढ़ से जूझ रहा था तो अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। बाढ़ से निपटने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को फंड मुहैया कराया था, लेकिन वो पैसे पाकिस्तान में करप्शन की भेंट चढ़ गए थे। पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अमेरिकी राहत सहायता की लूट की बातें कही गई थी। अमेरिका ने इस पर नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की बात तक कह डाली। पाकिस्तान को बाढ़ नियंत्रण के लिए दिए गए पैसों में हेराफेरी के मामले को अमेरिका ने गंभीरता से लिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राउड्स ने पैसों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान की सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, यह बेहद गंभीर मामला है और ये ऐसा कुछ है जिसे अमेरिका बेहद गंभीरता से लेता है। ऐसी कोई भी जगह जहां अमेरिकी करदाताओं का पैसा लगा हुआ है वहां किसी तरह की गड़बड़ी हम पसंद नहीं करते। इसे हम गंभीरता से लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका जब किसी देश को परेशानी से उबरने में मदद करने के लिए आर्थिक सहायता करता है तो अपने दिए गए पैसों पर पैनी नजर भी रखता है। ऐसी ही एक टीम पाकिस्तान के बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर पैनी नजर रखे हुआ था। अमेरिका की ये टीम पाकिस्तान के बाढ़ग्रस्त इलाकों की नियमित यात्राएं कर रहा था। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका को ये पता चला कि पाकिस्तान को जो पैसे उसने बाढ़ से निपटने के लिए दिए थे उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान विश्व के अलग अलग मंचों पर शर्मसार होता आया है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान ने खुद अपनी ही कलई खोल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।